नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, अपने प्लेटफॉर्म पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन चल रही है। उसी कड़ी में आज अपना 5वां टेस्ट है। ये टेस्ट नंबर 5 है और टेस्ट जिस टॉपिक का हुआ था वो टॉपिक है भूकंप या अर्थक्वेक। इससे पहले अपने 5 टेस्ट हो चुके हैं। ये 5वें टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। 4 टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब और ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज लेनी है और टेस्ट के बाद में अपना एनालिसिस करना है कि कहाँ अपन गलती कर रहे थे या कहाँ अपने को सुधार करने की ज़रूरत है, इसी पर्पज़ से ही अपन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, प्ले स्टोर के ऊपर जा कर के आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक जो टेस्ट चल रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और स्टार्टिंग के 10 जो टेस्ट रहेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं जो अपना 5th टेस्ट है उसके वीडियो सॉल्यूशन की। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से भौमिक आपदाओं को पहचानिए। भौमिक आपदाओं का मतलब यहां होता है भूमि से संबंधित आपदाएं। तो यहां एक है शीतलहर, भूकंपीय, उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराना, सुनामी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको उत्तर का चयन करना है। तो इसमें 2 विकल्प दिए हुए हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट इसमें सही रहेंगे, 2 कारक इसमें सही रहेंगे और 2 गलत रहेंगे। अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें देखते हैं शीत जो लहर होती है ये वायुमंडल से संबंधित आपदा होती है। वायुमंडल से संबंधित आपदा होती है। दूसरा भूकंप है, ये भौमिक आपदा होती है। ये भौमिक आपदा होती है। उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराना ये अंतरिक्षीय आपदा कहलाती है। अंतरिक्षीय आपदा कहलाती है। सुनामी ये भी एक प्रकार की भौमिक आपदा है। ये भी एक प्रकार की भौमिक आपदा है। तो इसमें आपको 2 जो आपदाएं हैं वो भौमिक आपदाएं दिख रही हैं, बी और डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो सुनामी और भूकंप दोनों ही भौमिक आपदाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? मतलब भारत का वह कौन सा भाग है जहां सबसे कम भूकंप आने की संभावना है? उसमें एक तो अरावली का पर्वतपाद क्षेत्र है। पर्वतपाद का मतलब होता है पर्वतों की नीचे की जो तलहटी वाली जगह होती है उसको पर्वतपाद क्षेत्र कहा जाता है। पर्वतपाद का मतलब होता है पर्वतों के पैर। तो जैसे अपन यहां खड़े हैं, अपने पैर वाला क्षेत्र क्या होगा? नीचे वाला सरफेस होगा। इसी तरीके से जैसे कोई माउंटेन है तो यहां वाला जो क्षेत्र होगा वो पर्वतपाद क्षेत्र होगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पश्चिमी गुजरात, कश्मीर, हिमालय, पश्चिमी महाराष्ट्र। तो ये 4 क्षेत्र आपको दिए हुए हैं। उसमें आपको देखना है कि चारों में से सबसे कम भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है। तो अपन एक बार मैप के साथ देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र हो सकता है। मैप सही नहीं बनता भैया। इस बार जैसा भी बनेगा उसी से काम चलाएंगे, उससे बढ़िया तो बनना नहीं है ये। चलो जो भी है, अब देखो यहां पहला क्षेत्र है अरावली पर्वतपदीय क्षेत्र। अरावली मुख्य रूप से आपको पता है कहां फैली हुई है?
राजस्थान और कुछ हिस्सा गुजरात में और कुछ हिस्सा दिल्ली तक जाता है। दूसरा कौन सा है? पश्चिमी गुजरात। पश्चिमी गुजरात मतलब यहाँ ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, मतलब तटीय क्षेत्र आ जाएगा। ये दोनों ही तटीय क्षेत्र हो जाएंगे। एक है कश्मीर हिमालय, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये कश्मीर हिमालय या पूरा का पूरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा। अब अगर और बीच वाला भाग है ये प्रायद्वीप का भाग आ जाएगा। अब अगर पूरे भारत को देखें तो यहाँ अपने को सबसे पहले ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ या कौन कौन से क्षेत्रों में अभी वर्तमान समय में असंतुलन की दशा है। तो एक तो आपको असंतुलन की दशा दिखाई देगी इस क्षेत्र में, एक तो आपको असंतुलन की दिशा दिखाई देगी इस क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में क्यों दिखाई देगी? उसका रीजन ये है दोस्तों कि ऊपर कौन सी प्लेट है? ऊपर है यूरेशियन प्लेट। ऊपर कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के टकराने से किसका निर्माण हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। अब आप वर्तमान समय में भी बहुत सारे अध्ययन ऐसे हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई है कि आज भी जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है। और यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने की वजह से ही, यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने की वजह से ही जो एवरेस्ट की हाइट है वो आपको कहीं 8,848 मीटर मिलेगी, जबकि जो नए डेटा है वहाँ 8,850 मीटर देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब ये ऊंचाई क्यों बढ़ रही है? ये इस बात को साबित करती है कि आज भी भारतीय जो प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसक रही है, और उत्तर की ओर खिसकने की वजह से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। और हिमालय की ऊंचाई अगर बढ़ रही है इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र अभी स्टेबल नहीं हुआ है, अस्थिर ही है। और जहां दो प्लेटें आपस में टकराती है, अपन ने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा था कि जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनमें कंपन होता है, और कंपन होने की वजह से भूकंप आते हैं। तो पहला जो ये क्षेत्र है ये तो भारत का सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। क्यों है? उसका रीजन हिमालय अभी भी अस्थिर दिशा में है, इस वजह से इसको विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत भी कहा गया है। दूसरी चीज, यहां की बात करते हैं अपन, पश्चिमी गुजरात या पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो यहां है दोस्तों अरब सागर। अरब सागर, और जितने भी महासागर हैं उनकी तली बनी होती है बेसाल्ट की। उनकी तली किसकी बनी होती है? बेसाल्ट की बनी होती है। और बेसाल्ट की डेंसिटी कितनी होती है? 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अपन ने पढ़ा था जब इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब। जबकि ये वाला जो भाग है ये किसका बना हुआ है? ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, क्योंकि ये महाद्वीपीय भाग है। और ग्रेनाइट की डेंसिटी कितनी थी? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखने से दोनों की डेंसिटी अलग अलग लग रही है, एक तरफ भारी चट्टान है, एक तरफ हल्की चट्टान है। और अपन ने यह भी पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक में कि जहां दो अलग अलग डेंसिटी वाली चट्टानें पाई जाती हैं उनमें कभी भी संतुलन की दशा नहीं बनती है। और संतुलन की दशा नहीं बनने के कारण उनमें हमेशा हलचल होती रहती है, उसमें मूवमेंट होती रहती है, और मूवमेंट होने की वजह से ये क्षेत्र भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र होगा। ये क्षेत्र भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र होगा। तो पहला पश्चिमी गुजरात भूकंप प्रभावित क्षेत्र आ जाएगा। कश्मीर हिमालय तो वैसे ही भारत का सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। पश्चिमी महाराष्ट्र भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र होगा। यहां तक ये चीज क्लियर है। उसके साथ ही अपन ने यह भी पढ़ा था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, जो मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये जो क्षेत्र है ये भूकंप से प्रभावित या अप्रभावित क्षेत्र है। यहां भूकंप आने की संभावना सबसे कम रहती है। उसके बाद में
जो क्षेत्र होता है वो कौन सा है? अरावली। अब अपन ने थोड़ी देर पहले ये बताया है कि जहां फोल्ड माउंटेन होते हैं, जहां वलित पर्वत होते हैं, वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं। ये बात सही भी है, लेकिन अरावली के दृष्टिकोण से ये बात यहाँ गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो अरावली है ये विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। मतलब अरावली का निर्माण आज से हजारों साल पहले हो गया था। इस वजह से वर्तमान समय में जो ये अरावली माउंटेन है ये स्टेबल हो चुका है, ये स्थिर हो चुका है, और यहाँ किसी प्रकार की भूकंपीय या किसी प्रकार की टेक्टोनिक एक्टिविटी अब यहाँ दिखाई नहीं देती है। दूसरा रीजन क्या है कि ये वर्तमान समय में इतना अप्रदन हो गया है कि अरावली कहीं कहीं तो लगभग मैदान के रूप में ही बदल गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत का जो ये क्षेत्र है, भारत का जो ये क्षेत्र है ये स्टेबल हो चुका है, ये स्थिर हो चुका है। इस वजह से यहाँ भूकंप आने की संभावना सबसे कम है। तो यहाँ ये ऑप्शन आपको मिल रहा है कि अरावली का जो पर्वतपदीय क्षेत्र होता है वो भारत का सबसे न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है। क्लियर है? अगर यहां पूछ लिया जाए भारत का सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र, तो हिमालय और पूर्वी भारत उसमें आएगा। यह भारत का सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन है, और यहाँ की जो भूकंप तीव्रता बताई गई है वो 8 बताई गई है। रिक्टर स्केल पर यहाँ अगर भूकंप आते हैं तो उनकी तीव्रता 8 तक हो सकती है, जबकि ये भाग है ये 2 नंबर के ऊपर आता है। अब दोनों ही जगह भूकंप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ दोनों ही जगह स्थिरता दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से ये दोनों ही भारत के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, जबकि ये बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा भाग भूकंप की न्यून संभावना वाला भाग है। अभी इस क्षेत्र में तो आप देखते ही हो, कभी उत्तराखंड में भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन किसकी वजह से होता है? जब भूकंप आता है तभी भूस्खलन की संभावना ज्यादा रहती है, या भूस्खलन से भी भूकंप आ सकता है। दोनों ही चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। मतलब आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में अपने को पता करना है। सबसे पहले अपन स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद में एक एक को डिटेल से देखेंगे। पहला क्या है? चट्टानों के भ्रंश तल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अब क्यों होते हैं वो मैं बताऊंगा। कायिक नहीं है, ये कायिक तरंगे हैं। कायिक तरंगे धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात है। पी तरंगे तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती है। बिल्कुल सही बात है। एस तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये स्टेटमेंट यहां गलत लग रहा है, और यहां कोई और ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना है, और आपको उन चारों ऑप्शनों में जो सबसे ज्यादा गलत लगता है वही उसका आंसर हो जाना है। जैसे यहां ये अपने को सीधा सीधा पता है कि एस तरंगे ध्वनि तरंगों के समान नहीं होती हैं, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, जबकि पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। पी तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, जबकि पी तरंगे अगर यहां होती तो वो ध्वनि तरंगों के समान होती है। अब अपन एक एक स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। देखो, चट्टानों में भ्रंश तल का मतलब होता है कि ये कोई भी चट्टान है, अगर इसके ऊपर तनाव मूलक बल काम कर रहा है तो इसके बीच में एक दरार का निर्माण हो जाता है, और जैसे ही ये चट्टान टूटती है तो यहां वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने से यहां भूकंप आते हैं। इसके अलावा जैसे ये चट्टान है, और जब ये 2 स्थलखंड आमने सामने खिसकते हैं तब भी यहां से स्थलखंड टूट करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, जिसको बोला व्युत्क्रम भ्रंश जाता है, लेकिन वो एक भ्रंश का ही एग्जाम्पल है। तो यहां भी भूकंप आते हैं। अब ये दोनों ही जो भूकंप आ रहे हैं ये कैसे भूकंप है? विवर्तनिक भूकंप है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, क्योंकि विवर्तनिक क्रियाएं
कहाँ होती है? जहां प्लेटें या तो एक दूसरे से टूट रही है या प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है, या ना टूट रही है ना टकरा रही है, आपस में रगड़ खा रही हैं। ये सारे के सारे क्षेत्र टेक्टोनिक एक्टिव क्षेत्र होते हैं और यहां भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ये कैसे भूकंप है? विवर्तनिक भूकंप है। दोनों ही कंडीशन में भूकंप आएंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। कायिक तरंगें धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कायिक तरंगें होती क्या हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वो कहलाता है भूकंप मूल। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वो कहलाता है भूकंप मूल, या इसको अपन बोलेंगे फोकस। इसको अपन बोलेंगे फोकस। ठीक है। जिस स्थान के ऊपर भूकंप उत्पन्न होता है वह स्थान कहलाएगा फोकस या भूकंप मूल या भूकंप केंद्र या भूकंप केंद्र। जिस स्थान पे भूकंप उत्पन्न होता है भूकंप मूल कहलाता है। भूकंप उत्पन्न होने के कारण वहां से प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है, और यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भूकंप उत्पन्न होने से कौन सी ऊर्जा निकलती है। तो यहां कौन सी ऊर्जा निकल रही है? प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा होती है, ये तरंगों के माध्यम से निकलती है। ये जो ऊर्जा होती है ये तरंगों के माध्यम से निकलती है, और यहां से दो तरंगें निकलती हैं, एक तो पी वेव और एक एस वेव। यहां से दो तरंगें निकलती हैं, एक पी वेव और एस वेव। ये दोनों ही तरंगें पृथ्वी के अंदर चलने के कारण इनको बॉडी वेव या कायिक तरंगें कहा जाता है। इनको बॉडी वेव या इनको कायिक तरंगें कहा जाता है। जहां पर ये तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसको बोला जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अधिकेंद्र। जैसे ही ये अधिकेंद्र के ऊपर पहुंचती हैं वहां से एक और तरंग की उत्पत्ति होती है। वहां से एक और तरंग की उत्पत्ति होती है और उस तरंग को कहा जाता है एल वेव या धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग। अब ये दोनों तरंगें P और S पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने की वजह से बॉडी वेव कहलाती है, जबकि ये बाहर चलने की वजह से सरफेस वेव या धरातलीय तरंग या लॉन्ग वेव कहलाती है। लॉन्ग वेव इसलिए कहा जाता है कि इस तरंग को सबसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। क्लियर है? अब यहां एक चीज और समझ लेते हैं कि P और S वेव में सबसे पहले कौन सी तरंग अधिकेंद्र पे पहुंचेगी। तो कौन सी तरंग पहुंचेगी? P वेव पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि P वेव की गति S वेव से ज्यादा होती है। जैसे P वेव की अपन बात करें दोस्तों, तो P वेव की गति होती है 7 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि एस वेव की गति होती है 7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये तो 14 किलोमीटर जाने के लिए 1 सेकेंड लेती है, जबकि ये 7 किलोमीटर जाने के लिए 1 सेकेंड लेती है। तो पी वेव तो कुछ सेकेंड पहले ही पहुंच जाएगी, और जैसे ही पी वेव पहुंचेगी उसके जस्ट बाद में जो तरंग पहुंचेगी वो एस वेव पहुंचेगी। इस वजह से पी वेव को प्राइमरी वेव भी कहा जाता है और एस वेव को सेकेंडरी वेव या गौण वेव भी कहा जाता है। खैर, अपन आ जाते हैं अपने ऑप्शन पे। कायिक तरंगें दोनों धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती हैं। स्टेटमेंट अपना ये क्या है? सही है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है? पी तरंगें तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती है। बिल्कुल, अगर पी वेव इस गति से चल रही है तो पी वेव ऐसे चलती है। मतलब एक बार सिकुड़ती है
फिर फैलती है, एक बार सिकुड़ती है फिर फैलती है, इस तरीके से धक्के मार मार के आगे बढ़ती है। तो इनके कणों की दिशा भी इनके समानांतर ही होती है, इनके कणों की दिशा भी इनके समानांतर ही होती है। जबकि एस वेव में कणों की दिशा समकोण पर होती है। एस वेव इस तरीके से चलती है और ये कण इनके समकोण के ऊपर चलते हैं। जैसे आप पी वेव को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कभी कभार आप फॉर्म भरने की लाइन में लगे हुए होंगे, तो वहां क्या होता है कि लाइन एक बार आगे जाती है, फिर लाइन पीछे आती है, फिर एक बार आगे जाती है, फिर पीछे जाती है। ठीक वैसे ही आपकी पी तरंग चलती है, एक बार सिंक होगी फिर बढ़ेगी, फिर सिंक होगी फिर बढ़ेगी, फिर सिंक होगी फिर बढ़ेगी। तो तीसरा जो अपना स्टेटमेंट है दोस्तों वो भी सही है। चौथा स्टेटमेंट यहां क्या है, एस तरंगे ध्वनि तरंगों के समान नहीं होती है, एस तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती है और ध्वनि तरंगों के समान पी वेव होती है। क्लियर है? क्लियर है? आ गया होगा सारा क्वेश्चन समझ में। अब ये सारे ऑप्शन को समझने से आपकी क्या है कि हर टेस्ट सीरीज वो बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको गलत स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो आपको एक ही स्टेटमेंट बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है यहां पर कि भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारे ही निकलती है। यह स्टेटमेंट तो अभी अपन ने देखा ही है। अधिकेंद्र भूतल के उद्गम केंद्र पे समीपतम बिंदु होता है, यह बात सही है। देखो यह है अधिकेंद्र, यह है भूकंप। भूकंप मूल के सबसे जो नजदीकी क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, अधिकेंद्र होता है। और ये भूकंप मूल के हमेशा 90 डिग्री के ऊपर होता है और 90 डिग्री के ऊपर होने की वजह से ही भूकंप मूल के सबसे नजदीकी क्षेत्र कौन सा होता है, अधिकेंद्र होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में आते हैं, एस्टेनोस्फीयर में आते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। तो अपना आंसर तो यही सही हो गया, लेकिन फोर्थ भी अपन देखते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है इसको अपन अवकेंद्र भी बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, अवकेंद्र भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं अपन एक बार, इस स्टेटमेंट को देख ही लिया है, ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, ये वह स्थान जहां भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है, फोकस। और ये वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है, इसको बोलेंगे अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। तो यहां से ये वेव जाएगी और ये केंद्र है। अब देखो दोस्तों, अब देखो, अब इसके सबसे नजदीकी स्थान कौन सा है, अधिकेंद्र है। अब ये स्थान अगर आप देखोगे तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये स्थान देखोगे तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि अधिकेंद्र हमेशा भूकंप मूल के 90 डिग्री के ऊपर होता है। अधिकेंद्र हमेशा भूकंप मूल के 90 डिग्री के ऊपर होता है। क्या भूकंप मूल के सबसे समीप का जो बिंदु होता है वो अधिकेंद्र होता है। और सबसे समीप का बिंदु होने के कारण ही यहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है। क्लियर है? दूसरी चीज है कि अपन ने ये पढ़ा था कि ये पृथ्वी का धरातल है और धरातल या लिथोस्फीयर है, उसकी जो मोटाई है वो अपन ने 100 किलोमीटर मानी थी। और इसके नीचे आपको दिखाई देता है एस्टेनोस्फीयर। इसके नीचे आपको दिखाई देता है क्या, इसके नीचे आपको दिखाई देता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता
मंडल। एस्टिनोस्फीयर। अब यहाँ जो दुर्बलता मंडल है, यहाँ की जो चट्टानें होती हैं वो पिघली हुई होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 2-3 बार बता चुका हूँ। तो यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन होने की वजह से ये एनर्जी रिलीज करते हैं, उष्मा निकालते हैं, और उष्मा निकालने की वजह से यहाँ क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने की वजह से यहाँ की चट्टानें मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल। अब यहाँ क्या पूछा गया है कि सभी प्राकृतिक नेचुरल जो अर्थक्वेक होते हैं वो एस्टिनोस्फीयर में आते हैं। ये बात कतई सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भूकंप 50 किलोमीटर से भी अपने को देखे जाते हैं। तो बहुत सारे भूकंप लिथोस्फीयर से भी आते हैं, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल से भी आते हैं, या स्थल मंडल से भी आते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट होगा वो सी स्टेटमेंट होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ और सतह तरंगे यहां उत्पन्न होती है। मतलब कहां उत्पन्न होती हैं तरंगे? कहां उत्पन्न होती हैं? देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पृथ्वी के सतह पर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर अपरिकेंद्र तो कोई चीज ही नहीं होती है, पृथ्वी की सतह पर उपपरिकेंद्र ये भी कोई चीज नहीं होती है। तो यहां से दो ऑप्शन होने हैं। तो देशांतर अनुप्रस्थ तरंगे सबसे पहले कहां उत्पन्न होती है? अभी अपन ने देखा था, ये क्या है? ये है फोकस। ये क्या है? ये है फोकस। और फोकस से यहां से होती है पी वेव, यहां से होती है एस वेव, और फिर यहां से हो जाती है एल वेव। यहां से क्या हो जाती है? एल वेव। तो सतह तरंगे भी मूल रूप से कहां से जुड़ी हुई है? भीतरी केंद्र बिंदु से जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में। क्लियर है? आपको यह नहीं देखना है कि यह वाला भाग क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा। लेकिन यह मुख्य रूप से जुड़ी हुई तो कहां से है? भूकंप मूल से जुड़ी हुई है, फोकस से जुड़ी हुई है। क्योंकि फोकस से पी और एस वेव पहुंचेगी तभी तो आपकी एल वेव बनेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु से उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग। अब यहां देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है। घनत्व में वृद्धि के साथ साथ आपको ये चीज देखनी है कि जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है, मैंने कई बार बताया है, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे भूकंपीय तरंगों की गति बढ़ेगी। यहां क्या ऑप्शन आ रहा है? तो यहां क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अब देखो, जो पी वेव है दोस्तों, ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में गुजरती हैं। ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में गुजरती है। लेकिन
ठोस भाग में गति सबसे ज्यादा होती है, गति सबसे ज्यादा होती है। समझना बात को, पी वेव ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में चलती है, लेकिन ठोस भाग में गति सबसे ज्यादा होगी। अब जहां जितना ज्यादा ठोस आएगा गति उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और ठोस का मापन कैसे होगा? ठोस का मापन होगा दोस्तों डेंसिटी से, घनत्व से। जिस पिंड की जितनी ज्यादा घनत्व वो पिंड उतना ही ज्यादा ठोस। तो अगर घनत्व बढ़ेगा तो पी वेव की गति भी बढ़ेगी। एस वेव का तो ज्यादा मसला ही नहीं है, एस वेव केवल और केवल ठोस भाग में चलती है, एस वेव केवल और केवल ठोस भाग में चलती है। तो एस वेव तो वैसे ही पूरी पृथ्वी के बारे में रिसर्च नहीं करती है। मेनली जो सबसे मेन तरंग होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए, वो होती है पी वेव। और जहां 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 घनत्व बढ़ेगी वहां वहां पी वेव की गति भी बढ़ेगी, वहां वहां पी वेव की गति भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहां घनत्व में अगर वृद्धि हो रही है तो यहां बढ़ेगा, जो इसे गुजरने वाली वस्तु को भी आगे बढ़ाएगी, इसे गुजरने वाली वस्तु को भी आगे बढ़ाएगी। क्लियर है? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये कई बार स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे घनत्व में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे भूकंपीय तरंगों की गति भी बढ़ेगी। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपीय तरंगों का छाया कटिबंध, यहां मिस हो गया है वर्ड, छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है। इसका कहने का मतलब यह है कि शेडो जोन, छाया क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, छाया क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। यहां क्या लिखोगे आप? बीच में वर्ड मिस हो गया है, यहां छाया, यहां आएगा। अब देखो यहां क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया है पी वेव का छाया क्षेत्र, शेडो जोन। पहली बात, छाया क्षेत्र होता क्या है? आपने बहुत सारी जगह ज्योग्राफी में छाया क्षेत्र पढ़ा होगा, जैसे वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। अब छाया क्षेत्र क्या होता है? जहां वो चीज नहीं हो रही है। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होगा? वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंचती है वही कहलाएगा भूकंपीय छाया क्षेत्र। वह स्थान जहां वर्षा नहीं होती है वो स्थान कहलाएगा वर्षा छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र का मतलब होता है कि वो चीज वहां पहुंचती ही नहीं है, उसको ही अपन ज्योग्राफी में छाया क्षेत्र या शेडो जोन बोल देते हैं। जैसे जहां पी तरंगे नहीं पहुंचेगी वो पी वेव का छाया क्षेत्र होगा, जहां एस तरंगे नहीं पहुंचेगी वो एस वेव का छाया क्षेत्र होगा। अब अपने को यह देखना है कि कितनी डिग्री के बीच में ये पहुंचती नहीं है, तो उसको अपन ने एक डायग्राम के माध्यम से समझा था। ये पृथ्वी है, ये क्या है? ये भूकंप मूल है, और भूकंप मूल से तरंगे जाती हैं, भूकंप मूल से तरंगे जाती हैं। फिर यहां पृथ्वी का केंद्र, भूकंप मूल से जाती हैं। ये पी वेव भी है और इनके ऊपर जो जा रही है वो एस वेव भी है। दोनों को आप ऐसे ही समझ लेना, ये इस तरीके से चलती है वैसे तो। चलो डायग्राम में दूसरा ही बना देता हूं। ये पृथ्वी है,
ये बीच का केंद्र है और मान लेते हैं ये भूकंप मूल है। यहां से तरंगे जाएगी, यहां से तरंगे जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सी तरंगे हैं? ये दोस्तों है पी वेव। अब इनके ऊपर ही तरंगे जाएंगी दूसरी, कौन सी तरंगे? एस वेव। इनके ऊपर ही जाएंगी, हर जगह ही जाएंगी। ये कौन सी है? एस वेव। अब यहां जो कोण देखा गया पृथ्वी के केंद्र से, ये कोण मिला आपका 145 या कुछ जगह 143 डिग्री। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि जो पी वेव होती हैं ये ठोस, ये द्रव्य, ये गैस, तीनों माध्यम में चलती हैं। क्लियर है? जबकि अपन ने जो एस वेव है, ये एस वेव केवल और केवल ठोस भाग में चलती है। अब ये ठोस भाग में तो चल रही है, यहां पी भी चल रही है, यहां एस भी चल रही है, लेकिन यहां भाग आ गया आंशिक प्लास्टिक अवस्था, यहां भाग आ गया दुर्बलता मंडल का। और दुर्बलता मंडल कैसा है? दुर्बलता मंडल आंशिक रूप से पिघला हुआ है। तो जैसे ही दुर्बलता मंडल आया, यहां एस वेव तो नहीं जाएगी, तो एस वेव का तो काम यही हो गया 145 या 143। ये पूरा का पूरा जो छाया क्षेत्र है, ये एस वेव का छाया क्षेत्र हो गया। पूरा का पूरा जो छाया क्षेत्र है, ये एस वेव का छाया क्षेत्र हो गया। तो यहां पूछा जाए एस वेव का छाया क्षेत्र, तो 145 से 145 या 143 से 143। लेकिन पी वेव तो पहुंचती हैं, पी वेव तो चलती हैं, लेकिन यहां द्रव्य होने की वजह से कुछ परावर्तित हो जाती हैं, नहीं अपवर्तित हो जाती हैं, सॉरी, परावर्तित तो होती हैं जो वापस से लौट जाती हैं। कुछ उनमें रिफ्लेक्शन आ जाता है, कुछ उनमें रिफ्लेक्शन आ जाता है, कुछ मुड़ करके चलती हैं, कुछ मुड़ करके चलती हैं, और ये आपको दिखाई देती हैं 103 या 105 डिग्री, इधर भी दिखाई देती हैं 103 या 105 डिग्री। तो अब यहां एस वेव तो आएगी नहीं, एस वेव नहीं आएगी, तो ये जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये पी वेव का छाया क्षेत्र होगा, ये पी वेव का छाया क्षेत्र होगा, जबकि ये एस वेव का छाया क्षेत्र होगा। अब आप आंसर दे सकते हो आराम से। छाया क्षेत्र का मतलब होता है वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंचती हैं। तो पी तरंगे कहां से कहां तक नहीं पहुंच रही हैं? 145 से 105 या 143 से 103, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, उसको ही आपको सही करना है। एस वेव का पूछा जाए तो 145 से 145 या 143 से 143। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती हैं? अभी बताया मैंने, अभी बताया है। कौन सी तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं? पी वेव अपवर्तित हो जाती हैं। पी वेव जहां भी आपको डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, वहां से हल्की परिवर्तित हो जाएंगी, अपवर्तित हो जाएंगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, थोड़ी सी मुड़ जाएंगी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पी वेव। क्लियर है? नेक्स्ट, स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, अधिकेतर। देखो, वह स्थान जहां भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है, समझना वर्ड को, वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप मूल,
भूकंप मूल वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती है। अधिकेंद्र वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती हैं। अधिकेंद्र वह स्थान जहां भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है। भूकंप मूल। क्लियर है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? अधिकेंद्र इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो, भूमध्य सागरीय पेटी कहां देखने को मिलेगी? अफ्रीका के ऊपर या अफ्रीका और यूरोप के बीच में? कहां देखने को मिलेगी? ये प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप आ गया, वो भारत आ गया। यहां आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर। दूसरा क्षेत्र है अंध महासागरीय पेटी। अंध महासागरीय पेटी, परिप्रशांत सागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तो आपको सबसे ज्यादा जो भूकंप देखने को मिलेंगे वो परिप्रशांत पेटी में देखने को मिलेंगे। और विश्व के लगभग 63% भूकंप, कुछ जगह आपको 60 भी मिल जाएगा, कुछ जगह आपको 65 भी मिल जाएगा। तो विश्व के 63% भूकंप परिप्रशांत पेटी में देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यहां प्लेटों का अपसरण भी हो रहा है, यहां प्लेटों का अभिसरण भी हो रहा है। यहां प्लेटों का अपसरण भी हो रहा है, यहां प्लेटों का अभिसरण भी हो रहा है। देख लेते हैं एक बार डायग्राम बना के कि परिप्रशांत मेखला कौन सी है। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला भाग है। इधर एशिया वाला भाग आ जाता है, इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला भाग आ जाता है। इनके बीच का जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर कहलाता है। इनका बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर कहलाता है। अब यहां क्या हो रहा है? यहां इससे तो जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है दूर जा रही है, जबकि यहां प्रशांत महासागरीय प्लेट टकरा रही है। वो अपन देख लेंगे जब अपन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या की थी, उसमें अपन ने बहुत डिटेल से देखा था। तो यहां जो पूरा क्षेत्र है, यहां ये जो प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र है, यहां क्या हो रहा है? यहां या तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है या यहां प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, और इस वजह से यहां सबसे ज्यादा भूकंप देखे जाते हैं। लगभग 63% या आप मान सकते हो 60 से 65% भूकंप विश्व के इसी पेटी में आते हैं, इसी पेटी में आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखो, पहली बात तो दोस्तों, भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव और एस वेव पृथ्वी के धरातल के अंदर चलती हैं, इस वजह से उनको बॉडी वेव कहा जाता है। और पृथ्वी के धरातल के अंदर चलने की वजह से ये तरंगें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। देखते हैं एक बार। ये पृथ्वी है, ये भूकंप मूल है, ये भूकंप मूल है। यहां से तरंग चलती है पी वेव, यहां से तरंग चलती है ये पी और ये एस। ये दोनों ही तरंगें बॉडी वेव होती हैं, बॉडी वेव होती हैं। इन दोनों तरंगों की गति ज्यादा होती है, इनकी गति सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक गति P,
फिर एस और फिर एल। ठीक है, ये दोनों तरंगें पहुंचती है अधि केंद्र पर, अधि केंद्र पर, और अधि केंद्र से एक तरंग उत्पन्न होती है जिसको बोला जाता है सरफेस वेव या धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग या लॉन्ग वेव, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अब इनमें डिफरेंस समझो। पी वेव की गति सबसे ज्यादा लेकिन सबसे कम विनाशकारी, एस वेव की भी गति ठीक ठाक है लेकिन ये भी कम विनाशकारी, एल तरंग की गति सबसे कम। यहां जो एल वेव है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है गति यहां इसकी सबसे कम होती है लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, विनाशकारी होती है। अब क्यों होती है भाई? क्योंकि यह धरातल के ऊपर चलती है, ये धरातल को उथल पुथल करती है, इस वजह से सबसे ज्यादा जो विनाशकारी होगी वो होगी एल तरंग। सबसे ज्यादा गति वाली तरंग पी वेव, पृथ्वी पे या अधिकेंद्र पे पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग पी वेव, वह तरंग जो केवल ठोस भाग में चलती है एस तरंग, वह तरंग जो ठोस द्रव्य गैस में चलती है पी वेव। यहां से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। वैसे ये टेस्ट सीरीज अपने को 10 क्वेश्चन की रखनी चाहिए थी। 10 क्वेश्चन में क्या होता है कि एक टॉपिक के अपन 2 टेस्ट करवाते, पहला दिन 10 क्वेश्चन, शाम को वीडियो सॉल्यूशन, अगले दिन उसके बचे हुए क्वेश्चन और उनका वीडियो सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि क्लासें बहुत लंबी हो जाती हैं। चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है, या भूकंप जोन में विभाजित किया है या अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया है? तो भारतीय मौसम विभाग ने भारत को 4 भूकंप जोन में विभाजित किया है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था आपको, वही भूकंप जोन है। वही क्या कहलाएंगे? वही भूकंप जोन कहलाएंगे। अभी तो मैप भी ऐसा ही बना है कि जैसे अभी अभी भूकंप आया ही है। सही नहीं बनेगा। देखो, एक तो भूकंप जोन कौन सा है? एक तो भूकंप जोन ये था ही था, दूसरा भूकंप जोन तटीय क्षेत्र का हो गया, तीसरा भूकंप जोन यहां वाला हो गया, और चौथा इसके बीच का भाग हो गया कहीं कहीं से। पर्टिकुलर आपको स्टेट वाइज मैं दे दूंगा, इसकी जो पीडीएफ है या मैं आपको एक पेज के ऊपर बना करके जो भारत के भूकंप जोन है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, है ना, विथ डायग्राम डाल दूंगा। कल तक आ जाएंगे आपके पास टेलीग्राम के, तो वहां से आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जोन भी बीच बीच में से बटा हुआ है, ये जोन भी बीच बीच में से बटा हुआ है। लेकिन मोटा मोटा अगर देखें तो जो हिमालयी क्षेत्र और जो पूर्वोत्तर भारत है, ये भारत का सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर जो ये तटीय क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। तीसरे नंबर पे बीच का क्षेत्र, चौथा नंबर बीच बीच में से कहीं कहीं आपको कुछ क्षेत्र मिलेंगे। खैर, अपना काम ये है कि भारत को मौसम विभाग ने 4 भूकंप जोन में विभाजित किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, बाकी इसका मैप और कौन सा स्टेट इसमें इंक्लूड होता है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर उसकी पीडीएफ डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? सीधी सी बात है, रिक्टर जो स्केल होती है वो भूकंप के मापन के लिए होता है, भूकंपीय तीव्रता होती है। अब कैसे होती है? एक पेंसिल एक पेज के ऊपर लगी होती है, तो जैसे ही पृथ्वी में कंपन होता है तो वो पेंसिल हिलने लग जाती है। तो जैसे ही भूकंप उत्पन्न होगा, पहली
पेंसिल हिलेगी, और इस टाइम क्या आएगी, इस टाइम पी वेव आएगी। फिर कुछ सेकंड बाद में कुछ तेज हिलेगी, कुछ तेज हिलेगा मतलब एस वेव आ जाएगी। फिर कुछ देर बाद में कैसी हिलेगी, वो पेंसिल एकदम तेज गति से हिलेगी, मतलब एल वेव आ जाएगी। अब इसमें देखें तो जो पी वेव होती है उसकी गति तो ज्यादा होती है, लेकिन नुकसान कम होने की वजह से उसका मापन बहुत धीरे होता है। और फिर एस का होता है, फिर एल का होता है, ये रिक्टर स्केल के ऊपर होता है। क्लियर है? तो ये किसका मापन होता है, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मेखला कौन सी नहीं है? मुख्य रूप से पूरे विश्व में कई भूकंप मेखलाएं पाई जाती हैं, और सबसे मेन जो भूकंप मेखला है वो तो है ही परिप्रशांत मेखला, परिअंध महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय, मध्य अंटार्कटिक। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर परिअंध महासागरीय मेखला, मध्य अंटार्कटिक मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, सॉरी इसका आंसर होगा परिअंध महासागरीय मेखला। ऐसा कुछ नहीं है, प्रशांत महासागरीय मेखला है। अब कहां कहां है वो एक बार अपन देख लेते हैं। ये यूरोपीय भाग आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया। अब देखो यहां एक तो क्या है, मध्य महासागरीय मेखला है, एक तो मध्य अंटार्कटिक मेखला है। कौन सी होगी, मध्य अंटार्कटिक मेखला, ये वाली भाग होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लेटें इस तरीके से खिसक रही हैं और ये प्लेटें उधर खिसक रही हैं, तो यहां एक रिज का निर्माण हुआ है जिसको बोला जाता है मध्य अंटार्कटिक मेखला। ठीक है। दूसरी ये वाली भाग परिप्रशांत है ही, ये वाला भाग परिप्रशांत है ही, जहां विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं। और एक क्या है, एक है मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, जो इसमें जाकर के मिल जाती है, जो इसमें जाकर के मिल जाती है। तो 3 मेखलाएं हैं। तो परिअंध महासागरीय कोई प्रकार की मेखला नहीं है, परिअंध महासागरीय किसी प्रकार की कोई मेखला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डी नहीं होगा, सॉरी। ठीक है। तो विश्व में मुख्य रूप से 3 प्रकार की भूकंप मेखलाएं पाई जाती हैं और 3 ही प्रकार की ज्वालामुखी मेखलाएं पाई जाती हैं, सेम यही, क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यही तो ज्वालामुखी की मेखलाएं होंगी, यही भूकंपीय मेखलाएं होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक वैसे ही अपना ज्वालामुखी का ही रहना है, तो उसमें भी ये चीजें काम आएगी। इसको मैं लिख देता हूं एक बार, ये मध्य अंटार्कटिक मेखला, ये है परिप्रशांत मेखला, ये है मध्य महाद्वीपीय मेखला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं, गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक व गौण तरंगे। धरातलीय तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? धरातलीय तरंगों को एल वेव या लॉन्ग वेव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य देखना है। अगर ढंग से अपन ने किया है तो पहला ही कथन अपने को सत्य दिखाई दे रहा है।
प्री प्रशांत पेटी के अंतर्गत विश्व के, अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, 60 से 65% भूकंप आते हैं। प्री प्रशांत पेटी के अंतर्गत 80% नहीं आते हैं। प्री प्रशांत पेटी के अंतर्गत विश्व के 13 नहीं आते हैं, ना ही 21 आते हैं। तो प्री प्रशांत पेटी कौन सी है वो भी अपन ने देखा था, और अपन ने ये भी देखा था उस टाइम कि वहां 63% भूकंप आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मतलब निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? प्री प्रशांत प्लेटों के अभिसरण सीमांत पर है। मध्य महाद्वीपीय पेटी प्लेटों के अभिसरण नहीं, अपसरण सीमांत पर है। अपसरण सीमांत पर है, तो ये गलत हो गया। मध्य अटलांटिक पेटी प्लेटों के अभिसरण सीमांत पर है, ये भी अपसरण सीमांत पर है। तो इसमें केवल और केवल एक होगा। मतलब प्री प्रशांत महासागरीय मेखला है, वहां प्लेटों का क्या हो रहा है? अधिकतर जगहों पर अभिसरण हो रहा है। अभिसरण का मतलब होता है दोस्तों, जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने टकराती हैं। अपसरण का मतलब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें भाई हाँ, इसमें मैंने एक चीज आपको गलत बता दी। मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है ये भी अभिसरण का ही उदाहरण है। मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है ये भी अभिसरण का ही उदाहरण है, जबकि केवल ये अपसरण का उदाहरण है। अपसरण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जो मध्य अटलांटिक पेटी है उसमें एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, दूसरी तरफ साउथ अमेरिका, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका, ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो इस भाग में अपसरण हो रहा है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो 1 और 3 होगा। वो 1 और 2 होगा। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, वो 1 और 2 सही होगा। क्लियर है? इसमें अगर आपने टेस्ट में कुछ गलत किया है तो उसमें आप करेक्शन कर लेना। इसमें स्टेटमेंट 3rd गलत होगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो दो जो पेटियां हैं वहां अभिसरण हो रहा है, जबकि यहां अपसरण हो रहा है। अपसरण का मतलब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और यहां दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। बिल्कुल हुई है। अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जितने भी साधन आए हैं उनमें सबसे सटीक जानकारी भूकंपीय तरंगों से प्राप्त हुई है। पी तरंगें केवल ठोस भाग में गमन करती हैं, गलत हो गया। पी तरंगें ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में गुजरती हैं। पी तरंगें ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं, ये सही है। एस तरंग केवल ठोस भाग में गमन करती है, ये भी सही है। तो इसमें केवल सेकंड ऑप्शन गलत हो रहा है। 1, 3 और 4 सही हैं। 1, 3 और 4 सही हैं। फिर से मैं बता देता हूं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी अपने को भूकंपीय तरंगों के माध्यम से मिलती है। इसके ऊपर अपन ने डिटेल से बात भी की थी। ठीक है, पी वेव तीनों माध्यम में चलती है, एस तरंग केवल और केवल ठोस भाग में चलती है। तो 3 स्टेटमेंट सही हैं, 1 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पी तरंग द्वितीयक तरंग होती है, ये तो गलती हो गया, क्योंकि पी वेव सबसे पहले पहुंचती है, इस वजह से उसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है। तो दूसरा सही हो गया।
पी वेव अनुदैर्घ्य तरंग होती है, बिल्कुल होती है। एस तरंग गौण तरंग होती है, बिल्कुल सही है। तो 3 स्टेटमेंट सही है और ये गलत है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये भी ऑप्शन में शायद नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 निशान लग गए हैं, इसमें एक आएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें सही आंसर होगा। क्लियर है? ये कभी कभार टाइप करते हुए मिस प्रिंट हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 3 तरंगे हैं, जबकि एक जो पी वेव है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूकंप मात्र से संबंधित रिक्टर मापक निम्न में से मध्य विस्तृत है। मतलब जो रिक्टर मापन होता है उसका मापन कहां से कहां तक होता है? तो उसका मापन 0 से 12 तक होता है। उसका मापन 0 से 12 तक होता है। मर्केली स्केल का 0 से 10 तक होता है। मर्केली स्केल का 0 से 10 तक होता है। अब देखो, प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति होती है, मैंने बताया था 7 से 14 किलोमीटर बताया था मैंने। 7 से 14 किलोमीटर जो पी वेव की गति होती है वो कुछ जगह आपको 8 से 14 मिलेगी, कुछ जगह 7 से 14 मिलेगी। तो प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति या पी वेव की गति 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पी वेव की गति सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है? लगाओ दिमाग। केंद्रीय भाग से कौन सी तरंग गुजार रहे थे? केंद्रीय भाग से अपन कौन सी तरंग गुजार रहे थे? पी वेव। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पी वेव ही हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? पी वेव हो जाएगा, क्योंकि पी वेव पृथ्वी के केंद्र से भी गुजर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं में कौन सी भूकंपीय तरंगें पहुंच पाती है? 23वां है, भूकंप के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं वहां भी कौन सी तरंग पहुंच रही थी? पी वेव ही है, लेकिन वो एस वेव के लिए क्या है? छाया क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी पी तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी किसके वितरण से संबंधित है? या तो भूकंप के वितरण से संबंधित है या ज्वालामुखी के वितरण से संबंधित है। और यहां विश्व के 63% भूकंप आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंप से होती है। जब भी महासागरों में भूकंप आता है तो भूकंप आने की वजह से वहां ऊंची और वेगवती लहरें उठती हैं और उनको ही सुनामी कहा जाता है। तो सुनामी की जो उत्पत्ति होती है वो महासागरीय चक्रवातों से भी होती है और भूकंप से भी होती है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए शायद आज का। एक क्वेश्चन और है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? अपन ने देखा गया था कि रिक्टर पैमाना जो भी माप आता है उसका 10 गुणा होता है, उसका 10 गुणा मान को बढ़ा करके बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? मैंने बताया था कि जो पी तरंगें हैं वो कैसे चलती हैं? पी तरंगें कैसे चलती हैं? एक बार फैलती हैं, एक बार सिकुड़ती हैं, एक बार फैलती हैं, एक बार सिकुड़ती हैं। तो फैलाव कौन सी तरंगें लाती हैं? पी तरंगें फैलाव लाती हैं। क्लियर है? तो मेनली
लास्ट में अपन ने क्वेश्चन जल्दी जल्दी इस वजह से कर लिए हैं क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले आ चुका है। अगर हर टॉपिक को अगर हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्लास 2.5-3 घंटे की चली जाएगी, जिसका कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जाते जाते यही बात है आपसे जरूरी कि जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन के साथ तैयारी करनी है, अपने कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज के साथ क्लियर करने हैं, तो आज ही प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। और अभी तक जो हमारे टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज से जुड़ करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से और एप्लीकेशन सब का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, तो वहां से भी आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बाद में। धन्यवाद।